हेलो फ्रेंड, जीएस वनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पंचायती राज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपका भी उत्तर प्रदेश का कोई एग्ज़ाम है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना आए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा और गारंटी है कि इसी वीडियो में आपको पूरा याद भी हो जाएगा, क्योंकि पहले हम एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, फिर उसका एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जानिए कि वीडियो में आप क्या पढ़ेंगे। तो वीडियो में आप पढ़ेंगे राज्य वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की बैठक, ग्राम प्रधान को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है, न्याय व्यवस्था उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश और राज्य मानवाधिकार, ठीक, राज्य मानवाधिकार आयोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि रोजाना वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले जानिए ग्राम पंचायत। तो उत्तर प्रदेश में जो है पंचायत का प्रथम बार स्थापना जो था वो 15 अगस्त 1949 को हुआ था, ठीक। और ग्राम पंचायत का जो गठन है वो यथासंभव 1000 की आबादी पर किया जाता है, यानी कि किसी ग्राम पंचायत का गठन तभी होगा जब वहाँ की आबादी कम से कम 1000 हो। और पंचायत की प्रथम बार स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1949 को। और एक चीज़ जानिए, पंचायत में मतदाता बनने के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए। और जानिए कि प्रधान अथवा सदस्य बनने के लिए आपका जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक। फिर जानिए ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है, यानी कि ग्राम प्रधान का चुनाव ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। और उप प्रधान का जो चुनाव होता है वो ग्राम प्रधान के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक। यानी कि जो सदस्य चुने जाते हैं उनका चुनाव वो चुनते हैं अपने उप प्रधान को, ठीक। और ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा होता है, ठीक। यानी कि जो सदस्य चुने जाते हैं वो भी ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं, और यही सदस्य क्या करते हैं, उप प्रधान को चुनते हैं। फिर जानिए ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्धारण कैसे होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्धारण कैसे होता है। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों का जो निर्धारण होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। कैसे? जनसंख्या के आधार पर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपका फायरमैन लेखपाल का एग्जाम है इधर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब आपके लिए बनता है। यूपी का कोई भी एग्जाम हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों का जो निर्धारण होता है वो तो जनसंख्या के आधार पर होता है, लेकिन जनसंख्या कितनी होनी चाहिए ये भी आप जानिए। तो 1000 से अधिक लेकिन 2000 से कम जनसंख्या पर 9 सदस्य चुने जाते हैं। कितनी? 9 सदस्य चुने जाते हैं। कब? जब आपके गाँव की जनसंख्या जो है वो 1000 से अधिक हो लेकिन 2000 से कम हो तो 9 सदस्य चुने जाते हैं। फिर जानिए 2000 से अधिक सदस्य हों लेकिन 3000 से कम हो, 2000 से अधिक जनसंख्या हो आपके गांव की और 3000 से कम हो तो कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो आपके गांव में 11 सदस्य चुने जाएंगे। लेकिन अगर 3000 से अधिक जनसंख्या है आपके गांव की तो 15 सदस्य चुने जाएंगे, ठीक। अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 1000 से अधिक पर लेकिन 2000 से कम जनसंख्या पर 9 सदस्य, 2000 से अधिक लेकिन 3000 से कम जनसंख्या पर 11 सदस्य, लेकिन 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य। अब जानिए ग्राम पंचायत का जो बैठक है उससे संबंधित, तो ग्राम कार्य संपादन हेतु ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम 2 बार होगी, यानी कि हर महीने पंचायत का जो बैठक है वो 1 महीने में कम से कम 2 बार होगी। और एक चीज़ जानिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान ही होता है, यानी कि आपके ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा आपके गांव का प्रधान होगा, ठीक। और ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा वो कौन होगा? वो होगा बीडीओ, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी, ठीक। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा वो ग्राम विकास अधिकारी होगा, यानी कि ग्राम पंचायत के आपका जो सचिव होगा वो ग्राम विकास अधिकारी होता है। और जानिए ग्राम विकास अधिकारी जो है वो वर्तमान में 5 पंचायतों का कार्य देखते हैं, यानी कि 5 गांवों का कार्य देखते हैं। कौन? एक ग्राम विकास अधिकारी, ठीक। और ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो वो होते हैं आपके बीडीओ, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी। और ग्राम पंचायत के आपका अध्यक्ष होता है तो वो आपका प्रधान होता है।
अब एक चीज़ और जानिए, ग्राम प्रधान को हटाने की क्या प्रक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो आज आप जानेंगे कि ग्राम प्रधान को कैसे हटाया जा सकता है। तो ग्राम प्रधान को हटाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। मान लीजिए आप अपने यहाँ के प्रधान को हटाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसे 15 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। कितने दिन पूर्व? 15 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। दूसरी बात, इस बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। कितने बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है? तो 2/3 बहुमत द्वारा ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। और ग्राम प्रधान को हटाने से पहले कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है? तो वो होता है 15 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। एक चीज़ और जानिए, यदि बैठक में अपेक्षित बहुमत ना होने के कारण प्रधान को हटाने हेतु पारित ना हो सके, तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दूसरा इस प्रकार का प्रस्ताव बैठक में 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। यानी कि आप अपने प्रधान को हटाना चाह रहे थे और वो पारित नहीं हो पाया, तब आप उस साल यानी कि उससे 1 साल के अंदर तक दूसरा आप प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। ठीक, एक चीज़ और जानिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषयों में से जो 16 विषयों के कार्य हैं वो उत्तर प्रदेश में पंचायतों को स्थानांतरित किए गए हैं। आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो एक चीज़ जानिएगा, 29 विषयों में से जो 16 विषय हैं उसके कार्य उत्तर प्रदेश में पंचायतों को स्थानांतरित किए गए हैं। ठीक, एक चीज़ जानिए, न्याय व्यवस्था। अगला टॉपिक, न्याय व्यवस्था। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से 237 तक न्याय प्रशासन के उत्तरदायित्व का प्रावधान मिलता है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 214 से लेके अनुच्छेद 237 तक। ठीक, यहाँ वीडियो में आप लोग ध्यान से बने रहिए, एकदम कंसंट्रेट होकर वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। और लास्ट में MCQ सॉल्व कराऊंगा इन सभी से रिलेटेड, तो आप सबका आंसर बड़े ही आसानी से दे पाएंगे और आपके एग्जाम के लिए ये काफ़ी होगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1866 में आगरा में हुई थी। ठीक, लेकिन यह 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित हो गया था। एक चीज़ और जानिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ जो है वो लखनऊ में भी है। ठीक, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से 237 तक न्याय प्रशासन के उत्तरदायित्व का प्रावधान मिलता है। और उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1866 में हुई थी। कहाँ? आगरा में। लेकिन 1869 में इसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। एक चीज़ और जानिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो एक खंडपीठ है वो लखनऊ में भी है। फिर जानिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा जो है वो 2 भागों में बटा है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा और क्या है? उच्च न्यायिक सेवा, यानी कि हायर जुडिशियल सर्विस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा 2 भागों में बटी है। कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा और उच्च न्यायिक सेवा, यानी कि हायर जुडिशियल सर्विस। फिर जानिएगा, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के अंतर्गत मुंसफ, मजिस्ट्रेट और लघुवाद यानी कि स्मॉल केसेज न्यायाधीश आते हैं। और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अंतर्गत, तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल और सेशन जज आते हैं, जिन्हें अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी कहते हैं। क्या? जिन्हें अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी, सेशन जज भी कहते हैं। किसको? उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल और सेशन जज आते हैं, जिन्हें अब क्या कहते हैं? तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी कहते हैं। ठीक, फिर जानिए लोकायुक्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक, लोकायुक्त। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया। कब? 1975 में। ठीक, यह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रहता है और स्वतंत्र है। और जानिए, लोक आयुक्त अधिनियम के अंतर्गत 2 प्रकार के परिवाद, शिकायत और अभिकथन प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या क्या? परिवाद और शिकायत और अभिकथन। ठीक, अभी मैं आपको शिकायत और अभिकथन बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार और जानिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया था।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त है और स्वतंत्र है। अब आइए देखते हैं शिकायत और अभिकथन क्या होता है। तो देखिए शिकायत, तो लोक सेवकों को सेवानिवृत्त होने पर उनके देयकों के भुगतान ना होने से संबंधित प्रकरण शिकायत के अंतर्गत आता है। और अभिकथन के अंतर्गत तो राज्य सरकार के किसी विभाग के किसी लोक सेवक द्वारा पद के दुरुपयोग या फिर भ्रष्टाचार से संबंधित परिवाद को अभिकथन कहते हैं। क्या, यानी कि राज्य सरकार का कोई किसी भी विभाग का लोक सेवक है, उसके द्वारा अगर अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है या फिर भ्रष्टाचार से संबंधित है, तो ये परिवाद जो है इसे हम अभिकथन कहेंगे। ठीक, ऐसे समस्त लोक सेवकों को विरुद्ध शिकायतों एवं अभिकथन को प्रस्तुत करने का अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है। किसको? सभी नागरिकों को प्राप्त है। और उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल थे। कौन? न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल थे। एक चीज़ और जानिएगा, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष था, लेकिन 2012 में इसे संशोधित अध्यादेश जारी करते हुए 8 वर्ष कर दिया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 8 वर्षों तक होता है। पहले कितना होता था? पहले 6 वर्ष के लिए होता था। फिर जानिएगा राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश। ठीक, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को गठित किया गया था। एक चीज़ और जानिए, अभी जब इसका MCQ सॉल्व करेंगे तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। बस आप कंसंट्रेट होकर वीडियो देखते रहिए। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो वो फार बेटर होगा। और इतना गारंटी ले रहा हूँ आपसे, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इससे संबंधित जो भी टॉपिक बताया हूँ उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिएगा, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति कौन थे? M.A. खान ने मार्च 2006 को पदभार ग्रहण किया था। एक चीज़ और, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले तक हो वो होगा। यानी कि मान लीजिए कोई 62 वर्ष का है और उसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, तो वो 62 वर्ष के हैं तो उनका कार्यकाल केवल 3 ही वर्ष तक रहेगा। यानी कि हाईएस्ट जो आपका एज होना चाहिए वो 65 होना चाहिए, लेकिन कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक, तो यानी 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो आपको रिटायरमेंट होना ही होना है अपने पद से। एक चीज़ जानिए, राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक, तो राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की जो धारा 21 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था। कब? 7 अक्टूबर 2002 को। एक चीज़ जानिए, राज्य वित्त आयोग, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम राज्य वित्त आयोग 1994 में गठित हुआ था। कब? 1994 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I और 243Y के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों पर किया जाता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर 7 दिसंबर 1947 को किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो सन 1994 में। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों पर होता है? तो प्रत्येक 5 वर्षों पर होता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर गवर्नर का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 7 दिसंबर 1947 को हुआ था। अब जानिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे MCQ के माध्यम से सॉल्व करेंगे और आप सबका आंसर बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे देख चलते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन पहला देखिएगा, अभी तक आपने इसका आंसर दे दिया होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार पंचायत की स्थापना कब हुई थी। तो मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार पंचायत की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1949 को। कब? 15 अगस्त 1949 को।
प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, पंचायतों में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो अभी मैं बताया हूं कि पंचायतों में मतदाता बनने के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 वर्ष। ठीक। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, प्रधान के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो अभी मैं बताया हूं कि प्रधान के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 18, 21, 25, 35। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 21 वर्ष। ठीक। तो प्रधान बनने के लिए जो न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है वो होती है 21 वर्ष। फिर देखिएगा, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? प्रधान, उप प्रधान, बीडीओ या फिर बीडीओ। तो जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है वो होता है आपका प्रधान। अभी मैंने आपसे बताया था कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधान, और जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो होता है आपका बीडीओ, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी। ठीक। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, बीडीओ। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो होता है आपका बीडीओ। उम्मीद करता हूं आप सभी का आंसर बड़े ही आसानी से दे पा रहे होंगे। बीडीओ यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। आपको ये भी देखने को मिल सकता है इसके जगह पे ग्राम विकास अधिकारी। ठीक। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, एक ग्राम विकास अधिकारी कितनी पंचायतों का कार्य देखता है? तो मैंने आपको बताया था एक ग्राम विकास अधिकारी यानी कि एक बीडीओ कम से कम 5 पंचायतों का कार्य देखता है। कितना? 5। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, 1000 की जनसंख्या पर कितने सदस्य होंगे? तो मैंने आपको बताया था कि 1000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य होंगे। कितने? 9 सदस्य होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? यानी कि आपके ग्राम पंचायत में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, कितने सदस्य चुने जाएंगे, ये किसके आधार पर तय होता है? तो आपके ग्राम के जनसंख्या के आधार पर ये तय होता है। ठीक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जनसंख्या के आधार पर। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, उप प्रधान का चुनाव होता है, किसके द्वारा होता है? प्रधान द्वारा, चुने हुए सदस्यों द्वारा, बीडीओ द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया, आपने इसका आंसर दे दिया होगा अब तक कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है, उप प्रधान का जो चुनाव होता है वो चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है। किसके द्वारा? चुने हुए सदस्यों द्वारा। ठीक। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है? तो मैंने आपको बताया था अगर आप अपने प्रधान को हटाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 15 दिन पूर्व उसे, आप नहीं मतलब आपका सदस्य, आपके वोटर अगर हटाना चाहते हैं तो कम से कम आपके ग्राम के वोटर और सदस्य हटाना चाहते हैं तो ग्राम प्रधान को कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना देना आसान होता है। मतलब मैं कह दिया आप हटा सकते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपने प्रधान को हटा लेंगे, जाइएगा मत गलती से। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, निम्न में से कितनी बहुमत से प्रधान को हटाया जा सकता है? तो मैंने आपको बताया था कि 2/3 बहुमत से आप प्रधान को हटाया जा सकता है और प्रधान को 15 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो कब की गई थी? तो मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो सन 1866 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो सर्वप्रथम आगरा में की गई थी। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ और है, कहाँ है? दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, आगरा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लखनऊ। मैंने आपको बताया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो एक खंडपीठ और है वो कहाँ है? वो है लखनऊ में। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा का प्रकार है, कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में जो न्यायिक सेवा का प्रकार है वो कैसा है? उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा या फिर उच्च न्यायिक सेवा या फिर उच्च न्यायिक सेवा यानी कि हायर जुडिशियल सर्विस, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दोनों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो न्यायिक सेवा का प्रकार है वो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा और उच्च न्यायिक सेवा यानी कि हायर जुडिशियल सर्विस। ठीक।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980, 1970, 1975, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम सन 1975 में पारित किया गया था। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आप नोट्स बना लीजिए, उसके बाद यूपी का कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चूंकि मैं भी सेलेक्टेड हूँ तो आपको सेलेक्टेड कंटेंट ही प्रोवाइड कराता हूँ, तो मेरे पे भरोसा रखिए, नोट्स आप जरूर बनाइएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल, न्यायमूर्ति चरण सिंह, न्यायमूर्ति आलोक मिश्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। कौन थे? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है वो होता है 8 वर्ष तक। ठीक, पहले ये 6 वर्ष के लिए होता था, लेकिन 2012 में संशोधन करके इसे 8 वर्ष तक के लिए कर दिया गया। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति एम.ए. खान, न्यायमूर्ति विशाल चोपड़ा, न्यायमूर्ति पंकज सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे न्यायमूर्ति एम.ए. खान। कौन थे? न्यायमूर्ति एम.ए. खान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का गठन कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2002 में। कब? 7 अक्टूबर 2002 में हुआ था। किसका गठन? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का गठन। ठीक, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि रोजाना आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा GS Only के साथ।